हाय दोस्तों, मैं अशोक कुमार आज आपके लिए एक और नई क्लास के साथ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक टॉप क्लास लेकर आया हूं जिसमें बात करते हैं रेखीय गति के समीकरण। इम्पोर्टेंट समीकरण है ये, जो कि कंपटीशन एग्जाम में और 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में इनका बहुत यूज है। और ये गति के समीकरण है, इनके द्वारा हम कितने भी कठिन से कठिन सवाल को, न्यूमेरिकल को जो गति से संबंधित होता है उसे आसानी से हल कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइनियर मोशन। सबसे पहले हमें आना चाहिए कि रेखीय गति के समीकरण क्या होते हैं, और मैं आपको लास्ट में रेखीय गति के समीकरणों से संबंधित कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। वो बात करते हैं रेखीय गति के समीकरणों की। तो दोस्तों, रेखीय गति के 3 समीकरण होते हैं। 3, यह आप सबको पता होगा कि रेखीय गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण जो होता है रेखीय गति का, v = u प्लस a इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन होता है गति का s बराबर u इंटू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है गति का v² = u² प्लस 2as। तो दोस्तों, ये रेखीय गति के आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर कि 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है b² बराबर u² प्लस 2as। ये रेखीय गति के क्रम से होते हैं। पहला है तो पहला यही होगा, तीसरा यही होगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ रहती है, जैसे हम बात करें वेयर, जहाँ जो v होता है दोस्तों, इसमें v की बात करें तो v होता है इसमें फाइनल वेलोसिटी, इसे कहते हैं अंतिम वेग। ये जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, जिसको अंतिम वेग कहते हैं। और u होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, प्रारंभिक वेग। और दोस्तों, इसमें a जो होता है एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण कहते हैं इसे। अब बात करें इसमें s इसमें दूरी है, जिसको कई जगह विस्थापन के लिए यूज करते हैं इसे। और इसमें t इसमें टाइम होगा, समय। तो दोस्तों, ये रेखीय गति के समीकरण होते हैं। अब मैं आपको बहुत जल्दी ये बताऊंगा कि अंतिम वेग होता क्या है, प्रारंभिक वेग होता क्या है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप रेखीय गति के समीकरणों को हल करके मतलब याद करके आप किसी भी गति से संबंधित कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकते हैं कुछ ही समय में। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में आती है। तो दोस्तों, विराम अवस्था के लिए मैं एक पॉइंट लिखता हूँ। मैं अगर किसी प्रश्न में विराम अवस्था की चर्चा की गई है, कोई वस्तु विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में आती है या किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है, तो वहाँ u जो होता है u = 0 प्रयोग किया जाता है सवालों में, न्यूमेरिकल में u = 0। अब ये रेखीय गति के समीकरण, रेखीय गति के बहुत से जो बच्चे होते हैं इनको गति के समीकरण कहते हैं, लेकिन ये रेखीय गति के समीकरण है। रेखीय लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गति एक रेखा में होती है। अगर यही गति गुरुत्व के अधीन हो, ऊपर से नीचे या पृथ्वी से ऊपर से नीचे जहाज में से कुछ गिराई जाए, पैकेट गिराया जाए, या नीचे से कुछ पत्थर ऊपर को फेंका जाए, तो इनको समीकरणों को हम रेखीय गति के समीकरण ना कह करके गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण कहते हैं। वहाँ दोस्तों कुछ परिवर्तन आते हैं समीकरणों में। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसमें कमी आती है। उस कमी के कारण यहाँ एक ही जगह पर तो त्वरण जो रेखीय त्वरण है, यहाँ में लिखा है त्वरण, इसको हम कर सकते हैं रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण। और जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर जाए या नीचे आए गुरुत्व के अधीन, तो यहाँ रेखीय त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का प्रयोग करते हैं। g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और s की जगह पर हाइट की बात करते हैं, ऊंचाई का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, इसमें बाकी जो है a की जगह केवल g, s की जगह h का प्रयोग करते हैं हाइट के लिए। अगर वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो त्वरण माइनस का होता है। अगर वस्तु ऊपर से पृथ्वी तल पे आ रही है तो जी का मान पॉजिटिव लेते हैं। तो दोस्तों
अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो हमारी वीडियो को वीडियो को लाइक करें, शेयर को सब्सक्राइब करें।